बाखरपुर दिरा इलाके का बाहुबली कहे जाने वाले लोजपा के बक्सर जिला अध्यक्ष राकेश तिवारी ने अपने आवास कार्यालय पर पत्रकार समारोह आयोजित कर पत्रकारों को अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि पत्रकार देश का चौथा स्तंभ है। हर समय पत्रकार अपने देश के प्रति जागरूक रहते हैं और अपने कर्तव्य पर खरा उतरते हैं। कभी कभी इन्हें जबरन दबाया भी जाता है। इतना ही नहीं बल्कि कई बार तो सत्यता दिखाने पर हत्या भी कर दी जाती है। उन्होंने केंद्र सरकार से आग्रह किया कि पत्रकारों को शहीद का दर्जा दिया जाए। उन्होंने यूक्रेन सहित अन्य देशों से हो रहे युद्ध के बारे में बताते हुए कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में है, मैं समस्त देशवासियों से आग्रह करता हूं केंद्र में सरकार बहुमत का बनाया जाए ताकि हमारा देश आने वाला समय में वर्ल्ड वार का सामना कर सके। वहीं इसके साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं इस पूरी रिपोर्ट में। राकेश तिवारी, पीरपैंती विधानसभा जिला भागलपुर से हूँ। मैंने 2002 से संसदीय बोर्ड के मेंबर रह चुका हूँ एलजेपी पार्टी में। उसके बाद हमें 2022 में बक्सर जिला से जिला अध्यक्ष बनाया गया किसान प्रकोष्ठ से, और मैंने उसका नेतृत्व किया। जी, एक बात जानना चाहेंगे, पीओके में चाइना ने जो कॉरिडोर खोल रहा है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? चाइना जो कॉरिडोर खोल रहा है वो पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर जो है उस पर दिमाग लगाए हुए है, और ये पाकिस्तान की चाल है। चाइना हमारे नज़दीक नहीं आ सकता है। नेहरू जी ने इसको 62 की लड़ाई में चाइना को नहीं देके पाकिस्तान को उन्होंने दिया था। लेकिन आज की सरकार ये साबित कर दी है कि ये कॉरिडोर अनलीगल खोला जा रहा है। उसके लिए उन्होंने राफेल, रसिया से आया S-400 की व्यवस्था की गई है। हमारी सेना समुचित रूप से तैयार है कि हम पीओके को नहीं जाने देंगे चाइना के पक्ष में। और दूसरी सवाल है सर, लाल सागर में हुती विद्रोहियों का हमला, जिससे इंटरनेशनल मार्केट पर बहुत बड़ा चोट है, इसके बारे में क्या कहना है? जी, लाल सागर एक ऐसा रास्ता है जो दुनिया का हर जल मार्ग से बिजनेस होने का जहाज आया जाया करता है। हुती विद्रोही ईरान के प्रोक्सी गुट हैं। इन्होंने क्वाड के विरुद्ध लड़ाई छेड़ रखी है, लेकिन हिंदुस्तान वहाँ जाके अपना ताकत दिखाया है। हमारे विदेश मंत्री खुद ईरान गए थे। उस दिन पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था। एंड टाइम में हमारे विदेश मंत्री ईरान थे। तीसरा सवाल, दक्षिण चीन सागर में चाइना के विस्तारवादी नीति के विरुद्ध जो क्वाड का गठन हुआ है, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? चाइना जो है अपने सीमावर्ती 11 देशों से लाम ले चुका है। उसकी नीति है दूसरे देशों के बीच जाके दखल करना। इसके विरुद्ध मोदी जी ने एक क्वाड का गठन किया जिसमें अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जापान हमारे साथ है। इस क्वाड के गठन से चाइना को ये लगता है कि हिंद महासागर से लेके काला चीन सागर तक अगर हम कोई भी हरकत करते हैं तो हमारी कब्रगाह खोद दी जाएगी हिंदुस्तान के नेवी जवानों के तहत। ऐसी हमारी देश की व्यवस्था है। और चर्चा जोरों से हो रही है, क्या आप भी इसकी तैयारी कर रहे हैं? जी, अभी आप लोगों के चैनल के माध्यम से पूरे हिंदुस्तान वासी से हम आग्रह करेंगे कि अभी जैसे दुनिया वर्ल्ड वार के तरफ है, लाल सागर में लड़ाई छिड़ी हुई है, रूस और यूक्रेन की लड़ाई छिड़ी हुई है, दुनिया 2 धड़ों में बटी हुई है। हम तमाम जनता से आग्रह करेंगे कि आगामी जो सरकार बने वो पूर्ण बहुमत में बने और इस वर्ल्ड वार का सामना कर सके। यही हमारी अपील है, यही हमारा उद्देश्य है, यही हमारा नेतृत्व है। इस लोकसभा चुनाव में जो लोजपा जो है, लोजपा एनडीए के सहमत में रहेंगे या आरजेडी? एनडीए।
वैसे 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 हमारे सुप्रीमो चिराग पासवान जी जिधर रहेंगे उधर हमारी पार्टी रहेगी, इसलिए कि उनका सोच है बिहारी फर्स्ट, बिहार फर्स्ट, हिंदुस्तान फर्स्ट। अच्छा, आपका झुकाव किस तरफ है? हमारा झुकाव एलजीपी के हम साधारण सिपाही हैं तो अपने पार्टी के तरफ है। एक सवाल के दावेदार हैं सर। हम बक्सर जिला से जिला अध्यक्ष हैं और झारखंड का सीमावर्ती जिला भागलपुर है, यहाँ हमारी जन्मभूमि है। फिर 35 सीट आरक्षित है, अगर फ्री होगा तो यहाँ से हम चुनाव लड़ेंगे, अन्यथा बक्सर विधानसभा है ब्रह्मपुर, वहाँ से हम चुनाव लड़ेंगे, वो पैतृक जगह है हमारी। सर, आप एक जिला अध्यक्ष होने के नाते आप नेशनल बातों को रख रहे हैं, क्या मकसद है? मकसद ये है कि हमारा हिंदुस्तान मजबूत हो, हमारे हिंदुस्तान के नेतृत्व का जिस तरह अभी लाल सलाम हो रहा है विदेशों में, इसकी पूजा हो। नास्ट्रेडमस और बाबा बेंगा ने कहा है कि हिंदुस्तान के नेतृत्व का वर्ल्ड में पूजा होगा, उस सपने को हम साकार करना चाहते हैं। अगर आपको लोजपा या पार्टी की तरफ से आपको सीट मिल जाती है तो उस लेकर के लोकल क्षेत्र के लिए, अपने क्षेत्र के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले प्राथमिकता आपकी क्या होगी? हमारी पहली प्राथमिकता होगी शिक्षा, दूसरी प्राथमिकता होगी बिहार में जोगी जी से ज़्यादा हम कंपनी लाएं ताकि हमारे बिहार का बेरोजगार खत्म हो। जैसे आपके बगल में अभी एक स्कूल है, क्या स्कूल कभी आके आपने निरीक्षण किया? जैसे शिक्षा की बात आपने बताई। बस हम बताते हैं, इसके पहले हम भूतपूर्व गांव के मुखिया थे, प्रतिदिन हमारा रूटीन था स्कूल में जाना, वहाँ का भोजन, वहाँ का टीचिंग व्यवस्था चेक करना और सबको प्रोत्साहित करना, ये हमारा उद्देश्य था। जैसे अभी स्वास्थ्य विभाग के लिए हो गया है, सो कोई बड़ा बीमारी हो जाती है, कैंसर या इससे और कोई बीमारी होती है तो उसके लिए बेंगलोर जाना पड़ता है। हाँ। तो इसके लिए आपकी तरफ से क्या उनके प्रति रहेंगे? अभी हमारे यहाँ तो कोरोना के बाद हजारों कंपाउंडर की अभाव है। तेजस्वी जी ने कहा था कि हम बहाली करेंगे, लेकिन इनके राजस्व में कर्मचारी को समय पर भुगतान देने का तनख्वाह नहीं है। तो सबसे पहले हम ये चाहेंगे कि हमारे यहाँ राजस्व की व्यवस्था कैसे, अगर राजस्व की व्यवस्था होती है तो हमारा शिक्षा, मेडिकल सब अग्रजन्य होगा। अपने जनता को क्या कहेंगे? हम अपने जनता को ये कहेंगे कि हम ऐसा सरकार दें ताकि हमारी व्यवस्था सही हो। अगली सरकार को हमने देखा है कि उन्होंने क्या किया। इसी बात को लेके हम पत्रकार समूह को वस्त्र से सम्मानित कर रहे हैं। हजारों कंपाउंडर की अभाव है। तेजस्वी जी ने कहा था कि हम बहाली करेंगे, लेकिन इनके राजस्व में कर्मचारी को समय पर भुगतान देने का तनख्वाह नहीं है। तो सबसे पहले हम ये चाहेंगे कि हमारे यहाँ राजस्व की व्यवस्था कैसे, अगर राजस्व की व्यवस्था होती है तो हमारा शिक्षा, मेडिकल सब अग्रजन्य होगा। अपनी जनता को क्या कहेंगे? हम अपने जनता को ये कहेंगे कि हम ऐसा सरकार दें ताकि हमारी व्यवस्था सही हो। अगली सरकार को हमने देखा है कि उन्होंने क्या किया। भीड़ भाड़ हो या गोलीबारी हो या आगजनी हो, हमारे पत्रकार चाहते हैं कि हम जमीनी बात को प्रकाशित करें, लेकिन कभी कभी वो आक्रोश के आग में जल जाते हैं। अगर हमारे पत्रकार की क्रेडिबिलिटी होती है तो हम सरकार से आग्रह करेंगे कि हमारे पत्रकार को सही का दर्जा दिया जाए ताकि वो हमारा चौथा स्तंभ कायम रहे। तो दुनिया का हर जल मार्ग से बिजनेस होने का जहाज आया जाया करता है। हूती विद्रोही ईरान के प्रोक्सी गुट है, इन्होंने क्वाड के विरुद्ध लड़ाई छेड़ रखी है, लेकिन हिंदुस्तान वहां जाके अपना ताकत दिखाया है। हमारे विदेश मंत्री खुद ईरान गए थे, उस दिन पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था, एंड टाइम में हमारे विदेश मंत्री ईरान थे। तीसरा सवाल,
दक्षिण चीन सागर में चाइना के विस्तारवादी नीति के विरुद्ध जो क्वाड का गठन हुआ है, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? चाइना जो है अपने सीमावर्ती 11 देशों से लाभ ले चुका है। उसकी नीति है दूसरे देशों के बीच जाके दखल करना। इसके विरुद्ध मोदी जी ने एक क्वाड का गठन किया जिसमें अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जापान हमारे साथ है। इस क्वाड के गठन से चाइना को ये लगता है कि हिंद महासागर से लेके काला चीन सागर तक अगर हम कोई भी हरकत करते हैं तो हमारी कब्रगाह खोद दी जाएगी हिंदुस्तान के नेवी जवानों के तहत। ऐसी हमारी देश की व्यवस्था है। सर राम मैं राकेश तिवारी पीरपैंती विधानसभा जिला भागलपुर से हूँ। मैंने 2002 से संसदीय बोर्ड के मेंबर रह चुका हूँ एलजेपी पार्टी में। उसके बाद हमें 2022 में बक्सर जिला से जिला अध्यक्ष बनाया गया किसान प्रकोष्ठ और मैंने उसका नेतृत्व किया। जी, एक बात जानना चाहेंगे, पीओके में चाइना ने जो कॉरिडोर खोल रहा है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? चाइना जो कॉरिडोर खोल रहा है वो पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर जो है उस पर दिमाग लगाए हुए है और ये पाकिस्तान की चाल है। चाइना हमारे नजदीक नहीं आ सकता है। नेहरू जी ने इसको 62 की लड़ाई में चाइना को नहीं देके पाकिस्तान को उन्होंने दिया था। लेकिन आज की सरकार ये साबित कर दी है कि ये कॉरिडोर अनलीगल खोला जा रहा है। उसके लिए उन्होंने राफेल, रसिया से आया S-400 की व्यवस्था की गई। हमारी सेना समुचित रूप से तैयार है कि हम पीओके को नहीं जाने देंगे चाइना के पक्ष में। और दूसरी सवाल है सर, लाल सागर में हुती विद्रोहियों का हमला जिससे इंटरनेशनल मार्केट पर बहुत बड़ा चोट है, इसके बारे में क्या कहना है? भूमि के बारे में इसका इतिहास लंबा है। हिंदुस्तान कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था। इब्राहिम लोदी 17 बार चढ़ाई किया हिंदुस्तान पर, वो अनसक्सेस रहा। उन्होंने बाबर का साथ किया कि बाबर लुटेरा शासक है, वो लूट के चला जाएगा और 1526 में बाबर के साथ हिंदुस्तान पर चढ़ाई करके उन्होंने कब्जा कर लिया। बाबर लुटेरा था लेकिन सोने के चिड़िया देख के वो गद्दी जमा दिया और हमारा देश गुलाम हुआ। हमारा जो हिंदुस्तान का इतिहास था, जो अध्यात्म से जुड़ा था, वो मंदिर में, मठ में और यूनिवर्सिटी में था। जो मुगलों द्वारा लूट लिया गया उसको फूंक दिया गया। कुछ बचा वो विदेशी ले गए। जो 200 वर्ष इंग्लैंड ने हम पर शासन किया। 1903 में इंग्लैंड ने जहाज उड़ाया, लेकिन हमारे यहाँ 10,000 वर्ष पहले भारद्वाज मुनि ने विमान शास्त्र लिख के रखा था। आज जो भगवा झंडा लहराया है सनातन धर्म का, इसके पीछे न बैकवर्ड है, न फॉरवर्ड है, न गोरा है, न काला है, न नीचा है, न ऊपर है, सिर्फ एक भगवा झंडा है। लगता है कि 10 वर्ष पुराना इतिहास हमारा वापस लौट के हिंदुस्तान आ गया। राम जन्मभूमि तो एक उनका अधिकृत जगह था जो मिला, लेकिन उसके बहाने पूरे हिंदुस्तान में भगवा झंडा और सनातन धर्म का नेतृत्व कायम हो गया। यही सबसे बड़ी उपलब्धि है। जी, एक और चीज क्या कहना चाहेंगे आप? राम जन्मभूमि के बारे में इसका इतिहास लंबा है। हिंदुस्तान कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था। इब्राहिम लोदी 17 बार चढ़ाई किया हिंदुस्तान पर, वो अनसक्सेस रहा। उन्होंने बाबर का साथ किया कि बाबर लुटेरा शासक है, वो लूट के चला जाएगा और 1526 में बाबर के साथ हिंदुस्तान पर चढ़ाई करके उन्होंने कब्जा कर लिया। बाबर लुटेरा था लेकिन सोने के चिड़िया देख के वो गद्दी जमा दिया और हमारा देश गुलाम हुआ।
हमारा जो हिंदुस्तान का इतिहास था, जो अध्यात्म से जुड़ा था, वो मंदिर में, मठ में और यूनिवर्सिटी में था। जो मुगलों द्वारा लूट लिया गया उसको फूंक दिया गया। कुछ बचा वो विदेशी ले गए। जो 200 बरस इंग्लैंड ने हम पर शासन किया। 1903 में इंग्लैंड ने जहाज उड़ाया, लेकिन हमारे यहाँ 10,000 बरस पहले भारद्वाज मुनि ने विमान शास्त्र लिख के रखा था। आज जो भगवा झंडा लहराया है सनातन धर्म का, इसके पीछे न बैकवर्ड है, न फॉरवर्ड है, न गोरा है, न काला है, न नीचा है, न ऊपर है, सिर्फ एक भगवा झंडा है। लगता है कि 10 बरस पुराना इतिहास हमारा वापस लौट के हिंदुस्तान आ गया। राम जन्मभूमि तो एक उनका अधिकृत जगह था जो मिला, लेकिन उसके बहाने पूरे हिंदुस्तान में भगवा झंडा और सनातन धर्म का नेतृत्व कायम हो गया। यही सबसे बड़ी उपलब्धि है। इसी बात को लेके हम पत्रकार समूह को वस्त्र से सम्मानित कर रहे हैं। ठीक है।